इस वीडियो में हम एक और ऑल्टरनेटिव एसेट के बारे में बात करेंगे जिसको इंडिया में कई लोग बहुत लाइक करते हैं, विच इज गोल्ड। तो पहले तो समझेंगे गोल्ड क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट है, फिर समझेंगे कि गोल्ड को करेंसी की तरह दुनिया में कैसे यूज किया जा सकता है, क्या वो अच्छी करेंसी है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, इज गोल्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट? तो सबसे पहले जब मुझे कोई ये पूछता है कि गोल्ड क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट है या खराब इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अधिकतर हर जगह ये बोलता हूँ, गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट नॉट एन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इज जस्ट अ प्लेस टू पार्क मनी। जैसे पैसा आप बैंक में पार्क कर देते हैं, डॉलर में पार्क कर देते हैं, रुपी में पार्क करके बैंक में रख देते हैं, वैसे ही गोल्ड भी एक तरीके की करेंसी है और लोग उसमें पैसा पार्क कर देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलता हूं कि गोल्ड को एसेट भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एसेट का मतलब क्या होता है, एक बार समझते हैं। एसेट मतलब कि आपने कोई चीज खरीदी और उसको कभी नहीं बेची, लेकिन फिर भी वो आपके लिए क्या जनरेट करते रहे, कुछ पैसे जनरेट करते रहे। जैसे कि मैंने कोई कंपनी का स्टॉक खरीदा या मैंने निफ्टी खरीदा, अब ये मैंने कभी नहीं बेचा, लेकिन इनकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है और वो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है। मैंने खुद की कंपनी चला रहा हूं, मैं अपनी कंपनी चलाई, मैंने कभी नहीं बेची, लेकिन मेरे को महीने के महीने, साल के साल क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, इवन दो मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूं। उसी तरीके से आप हाउस को भी एक एसेट मान सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हाउस में हमने पैसा डाला और महीने के महीने हमको रेंट आ रहा है, कोई शॉप में पैसा डाला, महीने के महीने रेंट आ रहा है, मतलब हमने हाउस और शॉप बेचा नहीं, बट फिर भी वो इनकम जनरेट कर रहा है। या फार्मलैंड को भी बोल सकते हैं, मैंने कोई फार्मलैंड खरीदी और मैंने कभी नहीं बेची, उसके ऊपर खेती करी, सामान उगाया, कुछ उगाया और उसके प्रोड्यूस को जब मैंने मार्केट में बेचा तो भी ये पैसा जनरेट करता रहेगा। तो पहले तो समझिए, वॉरेन बफेट के फॉलोअर्स के या वॉरेन बफेट फैंस के हिसाब से एसेट का मतलब होता है कि अगर हम उसको कभी भी ना बेचे तो भी हमारे लिए इनकम जनरेट करते रहे। गोल्ड का आपने एक बार खरीदा और बार खरीद के घर पे रख दिया और कभी नहीं बेचा, तो क्या जनरेट करेगा ये आपके लिए? कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। ये पैसा तब तक जनरेट नहीं करेगा जब तक आप सेल नहीं करते। मतलब आपने एक तरीके से क्या किया, आपके पास पैसा था, आपने गोल्ड में पार्क कर दिया, अब आप उस पैसे को यूज नहीं कर रहे, आपको लगातार कोई पैसा नहीं आ रहा, और जब आपको पैसा चाहिए आपने लास्ट में उसको बेच दिया। तो आपने पैसे को क्या किया था, स्टोर किया था गोल्ड में, या पैसे को क्या किया था, पार्क किया था गोल्ड में। तो पहली चीज मैं ये चाहूंगा कि आज से आप हमेशा बोलिए कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड इज जस्ट अ प्लेस टू पार्क मनी। लेकिन जब मैं इंडिया में ये सब लोगों को बताता हूं कि गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, नीदर गुड नॉर बैड इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं 2012 में जब मैंने लेक्चर देना 2010 में स्टार्ट किया था, बट 2012 में मैं लेक्चर दे रहा था, एक बहुत बड़ी वेल नोन कंपनी है, उधर लेक्चर दे रहा था, और उनके सीएफओ ने मुझे बोला, जब मैंने बोला गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने मेरे को बोला तू क्या बात कर रहा है, मेरी पहली बेटी की शादी के टाइम गोल्ड से 1000 रुपीज का था, दूसरी बेटी की शादी के टाइम 5000 रुपीज का था, आज 53,000 का हो गया है, और तुम मेरे को बता रहे हो गोल्ड इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आप क्या गलत सोच रहे हैं और कैसे सोचना चाहिए। तो देखते हैं गोल्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या आपका ये भ्रम है या आपका ये मिसकंसेप्शन है कि गोल्ड बढ़ा। तो कैसे पता करें? सबसे पहले चेक करना चाहिए आज 2022 में गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या बताएंगे, रुपीज में आप मुझे बता देंगे 50,000 चल रहा है, 53,000 चल रहा है, 55,000 चल रहा है। तो इजी करने के लिए लिख लेते हैं, सिर्फ 50,000 रुपीज हमारा गोल्ड चल रहा है, 10 ग्राम के गोल्ड का प्राइस मान लेते हैं। अब आपको मुझे पहले तो आपको क्या समझना है, इसमें आपने मिस्टेक क्या की है, गलती क्या की है। जब मैंने आपको पूछा गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, तो आपने मुझे किसमें बता दिया, इंडियन रुपीज में बता दिया। ये आपकी पहली गलती है। कोई भी कमोडिटी अगर आप दुनिया में लेने जाएंगे तो वो किसमें पैक होती है, डॉलर में पैक होती है। तो ये डॉलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पूरी दुनिया जो भी चीज खरीदती है, बेचती है, उसको डॉलर में ही पैक कर देती है। तो डॉलर में मान ले, और इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे किसी वीडियो में शायद, लेकिन अभी क्या मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया डॉलर में पैक करती है, तो आपको मुझे गोल्ड का प्राइस भी किसमें बताना चाहिए था, डॉलर में ही बताना चाहिए था। तो आज गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है डॉलर में, वो चेक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम सीएनबीसी की साइट पे चले जाते हैं। तो सीएनबीसी की साइट पे गए, यहां पर आपको दिख जाएगा गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 1876, या इजी करने के लिए 1875, मतलब गोल्ड का रेट $1800 पर आउंस चल रहा है। एक आउंस में 28.9 ग्राम्स होते हैं, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना मान लीजिए कि कोई इतने मुट्ठी भर जो 28.9 ग्राम्स गोल्ड है, वो कितने का आता है, $1800 पर आउंस का आता है। तो इधर लिख लेते हैं $1800 पर आउंस। अभी आपको मुझे बताना है कि गोल्ड का प्राइस कितना था 1980 में। अब 1980 में अगर आप गोल्ड का प्राइस चेक करेंगे तो वापस जाते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए कि गोल्ड का प्राइस कितना था, और 1980 में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस चल रहा था करीब करीब $850 पर आउंस, काफी बड़ा था 1980 में। तो 1980 में गोल्ड का प्राइस चल रहा था हमारा $850। तो इसको भी यहां नोट कर लेते हैं, $850 पर आउंस, सेम यूनिट है। तो मतलब गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ा 1980 से 2022, 42 ईयर्स में गोल्ड का प्राइस डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली डबल होता तो कितना होता, 850 into 2 $1700 होता। तो मैंने बोला गोल्ड का प्राइस तो डबल ही हुआ है। तो अगली बार जब आप मेरे को ये बोले कि गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बोलूंगा सर गोल्ड तो बड़ा ही नहीं है, गोल्ड तो 42 ईयर्स में कितना बड़ा है, सिर्फ 2 टाइम्स बड़ा है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं मानते। आप लोग क्योंकि इंडिया में है तो आप क्या बोलते हैं, गोल्ड पहले 1000 का था, फिर इतने का हुआ, आज इतने का हो गया है। तो आपको ऐसा भ्रम क्यों क्रिएट होता है, आपको ऐसा मिसकंसेप्शन क्यों क्रिएट होता है कि गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो समझते हैं।
उसका रीजन ये है कि 1980 में अगर आपने $1 जितना गोल्ड खरीदा होता तो आप तो कौन सी करेंसी में खरीदते? आप तो उसको खरीदते इंडियन रुपी में। तो आपने डॉलर का गोल्ड खरीदा, $1 में कितने रुपए आते थे? आप में से कई लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी, 1980 में $1 और रुपी का जो रिलेशन था वो करीब करीब ऑन एन एवरेज उस साल 10 रुपीज था। तो आपने $1 का गोल्ड खरीदा कितने रुपए में? 10 रुपीज में आपने ये गोल्ड खरीद लिया। अब अगर आपने 10 रुपीज में गोल्ड खरीदा और आपने उसको 42 ईयर्स होल्ड कर लिया, तो जो $1 का गोल्ड है वो आज डबल हो गया है। तो डॉलर टर्म्स में तो $1 का गोल्ड $2 हो गया है। $2 से हल्का सा ज्यादा 2.1 2.2 इजी करने के लिए लिख लेते हैं, एग्जैक्टली डबल हो गया है। लेकिन आज जो $2 का गोल्ड है तो $1 में 75 रुपीज आते हैं, तो $2 में कितने आ जाते हैं? 150 रुपीज आते हैं। तो आपका जो आज गोल्ड पड़ा हुआ था आपके पास $2 का, उसका प्राइस 150 रुपीज चल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड डबल नहीं हुआ है, आपको लग रहा है जो 10 रुपीज लगाए थे वो 150 हो गया है, ये 15 टाइम्स बढ़ गया है, या हो सकता है 20-30 टाइम्स, क्योंकि कुछ गोल्ड के ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं तो उसका प्राइस टैक्स की वजह से भी बढ़ा है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है। आपको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि एक्चुअली रुपी डेप्रिशिएट हो गया है, या मैं और तरीके से बोलूं तो डॉलर एप्रिशिएट हो गया है। यानी जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे 1980 में, तो एक्चुअली आप गोल्ड में नहीं कर रहे थे, सिर्फ गोल्ड में तो कर ही रहे थे, उसके साथ आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। और डॉलर तो सबको पता है, 1980 में जो भी इंडिया से छोड़ के अमेरिका गया उसने डॉलर में कमाया, उसकी लाइफ रिलेटिवली बेटर है, डॉलर की बाइंग पावर ज्यादा है। तो एक्चुअली $1 में 10 रुपीज से $1 में जब 75 रुपीज हुए हैं, तो डॉलर जो है वो 7.5 टाइम्स बढ़ गया है, और 2 टाइम्स आपका गोल्ड बढ़ा है, और दोनों मिला के आपको ये 15 टाइम्स दिख रहा है। तो मैं ये नंबर दिखा के आपको पहले तो क्या बता रहा हूं, अगली बार से ये मत बोलिएगा कि गोल्ड बहुत बड़ा है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा उससे ज्यादा तो डॉलर ही बढ़ गया है। डॉलर वुड हैव बीन, अगर मैं प्योर डॉलर में इन्वेस्ट करता और प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो शायद डॉलर ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो 7.5 गुना बढ़ गया है। तो मैंने पहले तो ये आपको दिखाने की कोशिश करी। लेकिन आप में से कई लोग बोलेंगे तभी भी बढ़ा तो है ना, चाहे रुपी, जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर में करते हैं, और रुपी डिप्रिशिएट होते जाता है, क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, रुपी हर साल डिप्रिशिएट होना, ये भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल लोगों ने इसका चीजें बना दी है, इवेंट बना दिया है, बट ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन 6% होता है, तो हमारी कंट्री में हमारी करेंसी हर साल 6% से क्या करती है? डिप्रिशिएट करती है, उसकी बाइंग पावर 6% से कम हो जाती है। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन 2% होता है, तो उनकी करेंसी उनकी कंट्री में 2% से डिप्रिशिएट होती है। तो इसका मतलब वो 2% से डिप्रिशिएट होता है, 6% से। रिलेटिव टर्म्स में हम 4% से ज्यादा डिप्रिशिएट होते हैं, तो रुपी को 4% से डिप्रिशिएट होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लेते हैं रुपी भी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, डॉलर रुपी $1 = 75 पे स्टेबल हो गए, तो इंडिया में तो बैंक रेट से 8% मिलता है, 7% आजकल नहीं मिल रहा, बट मान लेते हैं 8% मिलता है, और अमेरिका में मान लेते हैं 4% मिलता है। तो अब आपको क्या समझना चाहिए? आपका हिसाब से तो भी सारे लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करते भी हैं और 8% कमाते भी हैं, जब तक वो पैसा घर लेके डॉलर में लेके जाते हैं तो उनका 4% ही बचता है, क्योंकि रुपी 4% से डिप्रिशिएट हो जाता है। और अगर कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो उसको 4% मिलता है बैंक में, लेकिन वो पैसा जब तक इंडिया लेके आता है तो वो 8 हो जाता है। तो रियल टर्म्स में कंट्रीज के जो रिटर्न होते हैं वो नियरली सेम ही होते हैं। उसी तरीके से आप ऐसा भी देख सकते हैं, से अमेरिका का रिटर्न, स्टॉक मार्केट का रिटर्न 9% और इंडिया का स्टॉक मार्केट का रिटर्न सिर्फ 15% है। ये 15% क्यों है? तो अगर आप कोई अमेरिका से इंडिया में इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, तो रिटर्न 15% है, लेकिन अगर 6% से रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है, 4% से डिप्रिशिएट हो जाता है, तो इसको करेंगे तो 9, 10, 11% ही हो जाएगा। और कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करता है 9% पे और इंडिया लेके आता है, तो अगर रुपी 6% से डिप्रिशिएट हो गया होगा तो भी उतना ही होगा। तो इंडिया हो सकता है रियल टर्म्स में 1-2% ज्यादा रिटर्न दे रहा हूं, बट इंडिया इसलिए ज्यादा रिटर्न नहीं देता 1-2%, क्योंकि वो बेटर है। इसलिए देता है कि मान लीजिए इंडिया जो है वो नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, अमेरिका जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इंडिया की वोलेटिलिटी भी अमेरिका के साथ शायद क्या हो सकती है? थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, उसके वजह से आपको ऐसा लगता है। बट मैं अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, हमारा गोल्ड का टॉपिक चल रहा था और मैंने बोला कि गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको लग रहा है क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट कर रहा था, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था, इसलिए आपको लग रहा था कि गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप में से कई लोग बोलेंगे फिर भी नंबर्स पे चेक तो करना चाहिए, तो एक बार नंबर्स पे चेक कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने गोल्ड खरीदा होता, या आप पैसा और कहां पार्क कर सकते थे? बैंक में पैसा पार्क कर सकते थे। तो या आपने बैंक में पैसा पार्क किया होता या गोल्ड खरीदा होता, दोनों का रिटर्न नियरली सेम ही होता, क्योंकि बैंक भी